हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर डी वी डोंगरे सर आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 12th फिज़िक्स में सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस प्रथम लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी फिज़िक्स क्लास 12th के सिलेबस और प्रथम जो यूनिट है आपकी विद्युत क्षेत्र है ना, उसका टॉपिक जो है विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि सिलेबस जो है वो आपका क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, क्लास 11th में आपने अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, फिर ऊष्मा, ऊर्जा, मतलब किसी भी पदार्थ के जो मूलभूत जो गुणधर्म होते हैं है ना, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस क्लास 12th के जो सिलेबस की हम बात करते हैं तो इसमें पदार्थ के जो एक अलग गुणधर्म होते हैं, जैसे विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय गुण होता है और प्रकाश गुण होता है ना, एक तरीके से पदार्थ का प्रकाशीय गुण होता है। और आधुनिक विज्ञान में परमाणु और नाभिक, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना, तो ये आपका अलग टाइप का सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस की हम चर्चा करते हैं तो आपके क्लास 12th के सिलेबस में 9th यूनिट है। ठीक है, कितनी यूनिट है? 9th यूनिट है। प्रथम जो 2 यूनिट है वो विद्युत क्षेत्र के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम से दिखा दिया मैंने। प्रथम जो 2 यूनिट है वो विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और दूसरी होती है धारा विद्युत, है ना। मतलब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम आवेश को स्थिर मानेंगे तो वो स्थिर विद्युत कहलाएगी, और यहाँ आवेश को गतिमान मानेंगे, है ना। तो विद्युत की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र कैसा जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति का यदि हाथ लेकर आए तो वहाँ शॉक कैसा लगता है ना, ये सब इन सब चीज़ों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 2 यूनिट जो है आपकी विद्युत से रिलेटेड है ना, प्रथम 2 यूनिट। तीसरी जो यूनिट है वो चुंबक से रिलेटेड है, जिसमें हम किसी भी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होता है। जैसे हमने यहाँ पर विद्युत धारा लिखा था, तो यहाँ पर क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव है। मतलब किसी भी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मतलब वो चुंबकीय इफेक्ट शो करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा एक बार चुंबक होता है, चुंबक के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे, है ना। बार चुंबक जो कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो उसी के ये गुणधर्मों की हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो चौथी यूनिट होती है, देखो आपने जो 2 यूनिट देखी वह पहले 2 यूनिट विद्युत के लिए थी, तीसरी जो यूनिट जो थी वो क्या, चुंबक के लिए थी। अब विद्युत और चुंबक इन दोनों का कंबाइंड रूप है, कौन सा, चौथी यूनिट। तो विद्युत चुंबकीय क्या है, यहाँ पर प्रेरण है ना। जैसे हमने तीसरी यूनिट में बताया कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, मतलब किसी भी चालक तार में यदि हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर अराउंड में क्या जनरेट होता है, उसके अराउंड में चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक तार और लेकर आएंगे, है ना, तो वहाँ पर बन जाएगा क्या, वहाँ पर विपरीत प्रकार की धारा उत्पन्न होगी। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे जब हमारी यूनिट स्टार्ट होगी। यहाँ तो अभी संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी यूनिट वो सिलेबस के उस यूनिट पर आएगा तो हम वो पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में होता यह है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनेगा, विपरीत प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का कंबाइंड रूप है ये, है ना। तो विद्युत चुंबकीय यहाँ पर इंडक्शन होगा, प्रेरण होगा, और क्या प्राप्त होगी, एक विद्युत चुंबकीय धारा प्राप्त होगी, है ना, जिसको अपन प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसको अपन अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, जिसको अपन AC लिखते हैं, है ना। धारा से आप परिचित होंगे, AC धारा और DC धारा।
मतलब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो इसमें हमको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो ये जो चौथी यूनिट है वह विद्युत और, यहाँ आप देख रहे हैं क्या, ये विद्युत, ये क्या है, विद्युत, और ये है चुंबक, दोनों का ये धारा रूप है चौथी यूनिट, ठीक है। अब जो पांचवी यूनिट है वह कौन सा रूप है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का तरंग रूप है ना। जो हम आँखों से देखते हैं, दृश्य प्रकाश, एक्सरे किरणें जो होती है, गामा किरणें होती है, रेडियो तरंगे होती है, जो जिसके सहायता से हमारे टीवी में सिग्नल्स आते हैं, जिस टीवी हमको दिखती है, टीवी सिग्नल्स दिखते हैं, है ना। ये सब जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर विद्युत और चुंबक का कौन सा रूप है, तरंग रूप है। कौन सा रूप है, तरंग रूप है। तो जो चौथी यूनिट है वो धारा रूप है विद्युत और चुंबक का, और पांचवी यूनिट जो है वो तरंग रूप है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा हमने ब्रैकेट में पूरा जो सिलेबस बताया आपको, तो वो विद्युत और चुंबक से रिलेटेड है, विद्युत और चुंबक से रिलेटेड है, जिसमें प्रथम 2 यूनिट विद्युत की है, तीसरी जो यूनिट जो है वो चुंबक की है, चौथी यूनिट विद्युत और चुंबक का धारा प्रभाव है, और पांचवी यूनिट जो है वो तरंग प्रभाव है विद्युत और चुंबक का, ठीक है। तो ये पांचवी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी क्या चीज़ है, कि केवल विद्युत और चुंबक से रिलेटेड है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते सिलेबस में। तो ये उसका दूसरा पार्ट है, ये पार्ट है प्रकाश के रूप में। किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, है ना। प्रकाश से भी आप परिचित हो गए, प्रकाश किरणें जब सूर्य से होकर आती है तो हम प्रकाश को किरण के रूप में लेते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन यदि हम एक लाइट की बात करें तो लाइट से जो किरणें चलती है, या जो भी प्रकाश स्रोत से जो भी किरणें चलती है, वह किरणों के रूप में भी हम उसको आसानी से देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चलती है तरंग के रूप में, है ना। किसके रूप में चलती है, तरंग के रूप में। तो ये जो प्रकाश के बारे में जो भी हम अध्ययन करेंगे उसको हम कहते हैं प्रकाशिकी, है ना। प्रकाशिकी क्या है, जिसमें हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब ये प्रकाश किसके रूप में होता है, या तो किरण के रूप में होता है, या तो फिर तरंग के रूप में होता है। तो इस प्रकाश के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी में 2 पार्ट है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। वैसे ही जब हमने ये विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, है ना, तो स्थिर विद्युत में भी इसके 2 पार्ट है, एक है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और एक है विभव तथा धारिता, ठीक है। तो प्रथम यूनिट के 2 पार्ट है, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, और कौन सा सेकंड पार्ट, विभव तथा धारिता। उसी प्रकार से किरण प्रकाशिकी या प्रकाशिकी में भी 2 पार्ट है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश की एक यूनिट। दूसरी जो यूनिट है वो प्रकाश की द्वैती प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब प्रकाश जो है वह तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है, जिसको अपन डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, है ना। तो प्रकाश के इस रूप का अध्ययन करना है कि ये द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें आइंस्टीन का समीकरण आ जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बहुत सारी चीज़ें आएगी जिसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो छठी और सातवीं यूनिट जो है वो प्रकाश के रूप में है, जिसमें प्रथम जो यूनिट है वो छठी यूनिट वो है आपकी प्रकाशिकी के रूप में, जिसमें हम प्रकाश के 2 गुण, एक तो किरण रूप और दूसरा है तरंग रूप, है ना। तो दोनों का अध्ययन करेंगे। और जो सातवीं यूनिट है उसमें प्रकाश की द्वैती प्रकृति कण और तरंग के रूप में होती है, उसका प्रयास करेंगे, है ना, देखने का प्रयास करेंगे। वैसे ही जो थर्ड पार्ट है आपके सिलेबस का वो है आधुनिक विज्ञान, है ना, जिसमें आपकी 2 यूनिट है। इसमें 8वीं यूनिट जो है वो आपकी क्या है, परमाणु और नाभिक के बारे में है, ठीक है। और 9वीं यूनिट जो है वो अर्धचालक युक्तियाँ, है ना, जिसको हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं, है ना, उसके बारे में है। और लॉजिक गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका लॉजिक गेट एक हाफ पार्ट है, जो कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही इजी पार्ट है ना, और ये प्रैक्टिकली पार्ट है। और अर्धचालक युक्तियों में आप डायोड के बारे में जानोगे, ट्रांजिस्टर के बारे में जानोगे, प्रवर्धक के बारे में जानोगे, दोलित्र के बारे में जानोगे। तो ये जो भी आपने देखा होगा सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू, उस सीपीयू में मदरबोर्ड लगा रहता है, और मदरबोर्ड में
बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे डिब्बे टाइप के। वो डिवाइसेस जो है वो धारा का स्थानांतरण करते हैं, और इसी धारा के स्थानांतरण से हमारे सूचना का आदान प्रदान होता है। किसमें? कंप्यूटर में। जब हम जीरो लिखते हैं टाइपराइटर से, तो जीरो किस प्रकार से लेगा, या वन या टू, या हमारा नाम लिखते हैं तो हमारे नाम का सिग्नल्स किस प्रकार से लेगा कंप्यूटर। तो वो जितना भी काम होता है वह अर्धचालक युक्तियों की सहायता से होता है। ठीक है, तो ये आधुनिक विज्ञान में अर्धचालक युक्तियों का बहुत ही योगदान हुआ है। तो ये जो दो यूनिट है वो परमाणु और नाभिक, प्रथम यूनिट, जिसमें परमाणु और नाभिक ये तो पता ही होगा, है ना। परमाणु क्या होता है? हमारे जो अणु, जितना भी पदार्थ होता है वो अणु से मिलकर बना होता है। अणु में अविभाज्य कण परमाणु होता है ना। और परमाणु भी फिर उसके केंद्र पर नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। तो उसी परमाणु के बारे में बात करना है, और परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संकल्पनाएं आएगी या परिकल्पना आएगी, जैसे बोर का क्वांटम सिद्धांत आता है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आता है। तो ये सब चीज़ें हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हमने समझाने का प्रयास किया है, जिसमें 5 यूनिट जो है वो विद्युत और चुंबक के रूप में है, छठी और सातवीं जो यूनिट है वो प्रकाश के रूप में है, और आठवीं और नौवीं यूनिट जो है वो आधुनिक विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो प्रथम यूनिट है उस प्रथम यूनिट का सिलेबस प्रदर्शित है। इस प्रथम यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्थिर विद्युतिकी, है ना, उसमें विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, है ना, ये प्रथम पार्ट है। उस प्रथम पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो क्या? आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा जनरेट होता है ना। तो इसमें पहले तो हम घर्षण विद्युत पढ़ेंगे, विद्युत क्या होता है। फिर आवेश में धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या होता है, आवेश कैसा उत्पन्न होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। फिर आवेश कैसा संरक्षित होता है वो पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के बारे में यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें फिर एक इम्पोर्टेंट आता है कूलाम का नियम, है ना, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जैसे दो आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच में बल किस प्रकार से लगता है, उसका परिमाण क्या होगा, है ना। तो वो कूलाम ने एक नियम दिया था, उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होगी, उस कूलाम के नियम का महत्व क्या होगा, एकांक का आवेश क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरे आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आते हैं हम विद्युत क्षेत्र के लिए। तो विद्युत क्षेत्र और उसका महत्व क्या होगा, है ना। उसमें विद्युत क्षेत्र में तीव्रता कितनी होगी किसी भी आवेश पर, और उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। उसके पश्चात एक आता है विद्युत द्विध्रुव क्या होगा। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में निकालनी पड़ती है, एक अनुदैर्घ्य स्थिति में या जिसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति में, और एक निकालना पड़ता है अनुप्रस्थ स्थिति में जिसको हम कहते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके पश्चात आता है आपका विद्युत द्विध्रुव को यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म काम करता है, तो उस बलयुग्म का मान निकालना पड़ेगा। उसमें कितना कार्य किया जा रहा है, बल वो द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य कितना किया जा रहा है वो पढ़ेंगे। उसके पश्चात द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आवेश सतत आवेश वितरण कितना होगा, और विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखा है जिसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं वो क्या होगी, और उस विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। गॉस का नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमको निकालना है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा निकालना है हमको क्या, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काम आएगी आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके पश्चात ये जो गॉस के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जो आपका खोखला चालक होगा या तो फिर पूरा ठोस चालक होगा, है ना। तो दोनों के कारण हमको निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका संक्षिप्त
सिलेबस है, जो पूरा क्लास 12 का सिलेबस, और स्थिर विद्युत की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसका पूरा सिलेबस यहाँ हमने कवर कर दिया है ना। इसको शॉर्ट में क्वेश्चन वाइज यदि हम बात करें तो हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत क्या होता है, धन और ऋणावेश क्या होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और वीडियो बनाकर हमको बताएंगे, है ना। आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा, मात्रक क्या होगा, कूलाम के नियम, है ना, कूलाम का नियम और उसकी सीमाएं, सतत आवेश वितरण जिसमें हमको रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व ये बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से आता है कि आपका ये तो फर्स्ट पार्ट आवेश के बारे में हो गया। ये सेकंड पार्ट विद्युत क्षेत्र और उसका महत्व क्या होगा, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। फिर विद्युत बल रेखा है और इसके गुण और उपयोग निकालना पड़ेगा। उसके पश्चात विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के दो पार्ट होते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पश्चात क्या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 14 क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसके पश्चात आता है आपके ये 3 क्वेश्चन, कौन कौन से, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात आता है आपका विद्युत फ्लक्स और उस विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का प्रमेय, और इस गॉस के प्रमेय से दो आपके जो रूप है, कौन से, एक है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन। किससे निकालना है आपको, गॉस के प्रमेय से निकालना है इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को निकालना है गॉस के प्रमेय से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उसके पश्चात गॉस के प्रमेय के आधार पर ये अनंत लंबाई के कारण आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस रहेगी। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन, और उसके पश्चात उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस के बारे में आज हमने इस वीडियो में क्या कर ली, संक्षिप्त चर्चा कर ली है। जो आगे का नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कितने 2 प्रकार की होती है, जैसे स्थिर विद्युत होता है और दूसरा गति विद्युत होता है ना। तो वो किस प्रकार से होता है उदाहरण की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ हमने केवल सिलेबस के बारे में चर्चा की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।